एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कोई नया फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अभी तक जो बातें हमने पढ़ी है उसके हवाले से कुछ और नई बातें आज हमने सीखनी है और यकीनन ये एक आखिरी बात होगी, ठीक है। और इससे रिलेवेंट 4 क्वेश्चन हैं जो कि एक जैसे हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट है, लेकिन बोर्ड के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन को रीड करते वक्त सबसे पहले ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन के एक एक वर्ड पर। जी, क्वेश्चन के एक एक वर्ड पर आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे पहली बात क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग में आप ये देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, एंगल निकालना है सबसे पहली बात। और एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। वेरी गुड, शाबाश। एंगल की जगह पर इंक्लिनेशन का वर्ड भी यूज हो सकता था। आप जानते हैं इंक्लिनेशन भी हम एंगल को कहते हैं। अभी 2.4 में इस बात को भी हम समझ के आए हैं कि इंक्लिनेशन किसको कहते हैं, ठीक है। From the line through -3,1 and 4,3 to the line 1, -2 and 6,7। यहां पर दो लाइनों की बात कर रहे हैं जिसके दो पॉइंट गिवन है। फ्रॉम दी लाइन, पहली लाइन के 2 पॉइंट ये रहे, दूसरी लाइन टू दी लाइन अनदर पॉइंट है देयर। अब पहले हम इसको ना प्लॉट करके देखते हैं कि ये जो दो लाइनें बन रही हैं क्या ये परपेंडिकुलर बन रही हैं। अगर परपेंडिकुलर बन रही है तो एंगल तो बहुत आसान हो गया, 90 डिग्री। या ये दो लाइनें पैरेलल बन रही हैं तो एंगल बड़ा आसान हो गया, 0, क्योंकि पैरेलल लाइंस का एंगल क्या होता है? 0 होता है। पैरेलल लाइंस के दरमियान का एंगल क्या हो गया? 0। अब यहां आके बात रुकती है बेटा कि जब परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल नहीं है, क्या होना चाहिए? यानी ऐसा भी तो हो सकता है सर कि दो लाइनें आपस में किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। मतलब ये दो लाइनें किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो इंटरसेक्ट ना करे। अब ये परपेंडिकुलरली अगर इंटरसेक्ट ना करे, ये ऐसे इंटरसेक्ट हो जाए, तो क्या मैं इसको जबरदस्ती कहूं कि ये परपेंडिकुलर है? नहीं। तो फिर ऐसे लाइनें जो इंटरसेक्ट करते हैं उनका भी तो स्लोप, उनका भी तो एंगल होगा ना थीटा, उनका भी तो एंगल फाइंड किया जा सकता है ना। तो बस पहले ये कि पहले मैं इसको ड्रॉ करूं, कि 24 ठीक है। अच्छा भाई, अब देखें जरा, सबसे पहले पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं भाई। सबसे पहले देख लीजिए, प्लेन पर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 1। बेटा बताइए ये पॉइंट कहां लगेगा? x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 1, सेकंड क्वाड्रेंट। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, यहां पॉइंट लग रहा है। तो बताइए ये लाइन ड्रॉ हो रही है, आपने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा और ऊपर बना दे बोले जी। ये एक पॉइंट आपका क्या बना? -3,1। और एक पॉइंट कौन सा बना? 4,3। ये एक लाइन का पॉइंट हो गया। सपोज कर लेते हैं ये ए और बी है, ठीक है। ऐसे इससे कोई नीड नहीं, ठीक है। नहीं बोले तो क्वेश्चन आगे बात करें। अच्छा, नेक्स्ट है टू दी लाइन थ्रो 1, -2 and 6,7। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, और से देखिएगा बेटा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, एक पॉइंट ये वाला लग रहा है, ठीक है। और x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 6 कह दें और y की वैल्यू 7 कह दें, ठीक है। अब देखें जरा और से, ये लाइन जो है बेटा ये इस तरह कट करते हुए जा रही है। अंदाजे से डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो सोच के ये बताओ, और से सोच के, कि सर ये कहीं परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट कर रहे हैं या फिर पैरेलल है? ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब लाइनें आपस में किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और ये बात जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट करते वक्त वो परपेंडिकुलर या पैरेलल दो ही कंडीशन को डिफाइन करें। वो इससे डिफरेंट कोई भी एंगल को एंगल के जरिए काम कर सकते हैं, जिसे हम थीटा कह रहे हैं। इससे हम क्या कह रहे हैं? थीटा।
अब अगर मुझे एंगल निकालना है, सुनो जरा और से बात, जब मैंने एंगल निकालने के लिए तुमसे कहा था कि जब भी हम एंगल निकालते थे तो इस बात को ध्यान में रखना कि यहां पर अब कितनी लाइनें मौजूद है, 2। एक लाइन 1 हो गई और एक लाइन 2। एक ऐसा वर्ड जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और वो लफ्ज, वो वर्डिंग आपको हर ऐसे सवालों में नजर आएगी जिससे हमें ये पता चलेगा हमारा एंगल लाइन 1 से लाइन 2 पे बन रहा है या लाइन 2 से लाइन 1 पे बन रहा है। ये बात याद रखना। ऐसा भी हो सकता है कि एंगल लाइन 1 से लाइन 2 बन रहा हो या लाइन 2 से लाइन बन रहा हो। हमें तो नहीं मालूम ना कि एंगल कहां से कहां तक बन रहा है। तो ये जो सवाल में लिखा लफ्ज होगा ये आपको पहचाना जाएगा। अब जरा देखिए, इन्होंने कहा फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम जहां से आ रहा हो, फ्रॉम जहां से आ रहा हो। भाई आप लिफाफा देते हैं शादी में, क्या लिखते हैं? फ्रॉम। कहीं एप्लीकेशन जमा कराते हैं, क्या लिखते हैं? फ्रॉम। जहां से एंगल बनना शुरू होगा वो लाइन 1 है। फ्रॉम लाइन 1 टू दी लाइन 2। टू दी का मतलब कहां पर जा रहा है? लाइन 2। फ्रॉम दी लाइन 1 टू दी लाइन, ये जो वर्ड है ना, फ्रॉम दी लाइन 1 टू दी लाइन 2, ये आपकी पहचान है कि ये जो एंगल बन रहा है वो लाइन 1 से लाइन 2 पे होता है। लाइन 1 से लाइन, मतलब मैं एरो कहां लगाऊंगा? मैं एरो लगाऊंगा M2 पर। M2 पे एरो आएगा। लाइन 1 से शुरू हुआ लेकिन कहां जा रहा है? लाइन 2 पे। और ये मेरा क्या हो जाएगा? M1। लाइन 1 का स्लोप M1, लाइन 2 का स्लोप M2। तो बेटा मुझे कितने स्लोप चाहिए? 2। पहले मैं 2 स्लोप निकालू, फिर मैं आपको बताता हूँ एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हो। पहले मुझे क्या चाहिए? 2 स्लोप से। जल्दी से आइए, 2 स्लोप निकाल, जल्दी से देखिए। शाबाश जी, हाँ 2 स्लोप। तो हम सबसे पहले इस बात को तो समझ चुके हैं कि जो एंगल है वो लाइन 1 से लाइन 2 के दरमियान का थीटा हमने निकालना है। ठीक है, तो हेडिंग डालें स्लोप ऑफ लाइन 1। और स्लोप ऑफ लाइन 1 का स्लोप क्या होगा भाई? ए बी कहते हैं आप। ए बी का नाम तो हमने रखा है, वैसे जरूरी नहीं है हम ए बी रखें। ठीक है, एक पॉइंट आ गया -3,1 और बी पॉइंट है 4,3। इसको नाम दिया x1 y1, इसको नाम दिया x2 y2। हम सबसे पहला स्लोप निकाल रहे हैं m1। लाइन 1 का स्लोप m1 होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 में y2 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 1 4। तो क्या होगा भाई? m1 बराबर हुआ 3 माइनस 1 कितने हो गए? 2। 4 प्लस 3 कितने हो गए? 7। ठीक है बेटा, ये 2/7 हो गया, ये m1 आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह स्लोप ऑफ लाइन 2 निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन 2, लाइन 2 का जब स्लोप निकालेंगे तो 2 वाले, लाइन 2 का एक पॉइंट कौन सा है बेटा? लाइन 2 का एक पॉइंट है 1,-2 और दूसरा कौन सा है? 6,7। इसको नाम दें x1 y1 और x2 y2। ठीक है बेटा, अब जल्दी से देख लें, शाबाश। m2 निकालना है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 कितना है आपके पास? 7 माइनस माइनस 2 और x2 6 माइनस 1। m2 7 प्लस 2 हो गया और 6 माइनस 1 हो गया 5। 7 प्लस 2 कितना होता है? 9/5। ये m2 निकल आया। सर हमने 2 स्लोप निकाले क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, गौर से एक दफा बोर्ड पर देख लो। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं नजर आ रही, सॉल्यूशन मुश्किल नहीं नजर आ रहा,
लेकिन कंडीशन मुश्किल हो सकती है अगर मैंने नहीं देखा बोर्ड पर। अगर ये परपेंडिकुलरली कट करता तो मैं m इज इक्वल टू टेन थीटा रख देता, फॉर्मूला जो कहता है स्लोप बराबर है टेन थीटा। लेकिन क्योंकि परपेंडिकुलर कट नहीं कर रहा, ना ही ये पैरेलल है, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा अब तक जो हमने फॉर्मूला रखा था वो अब खत्म हो गया। अगर पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइंस होती तो मैं इस फॉर्मूले के जरिए आराम से थीटा निकाल लेता बेटा, टेन इनवर्स भाग चला। लेकिन अब मसला ये आ रहा है सारा कि जब ये चीज ना मौजूद हो, कोई भी जनरल एंगल बन रहा हो, कोई भी एंगल बन रहा हो, चाहे वो परपेंडिकुलर ना हो, चाहे वो पैरेलल ना हो, वो कोई भी एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा हो, तो बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके सामने टेन थीटा का। अब आप उसकी तरफ आ जाए। मैंने कहा है आज नई बातें पढ़नी है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका, टेन थीटा बराबर है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। आपको शायद ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा हो, अब मैं आपको याद कराता हूं। टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, ये टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूले से ही स्लोप का फॉर्मूला बनाया जाता है। समझ में आ रही है बात? अब फॉर्मूला क्या है, इसमें मैंने क्या किया है सुनना जरा गौर से। m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1, फॉर्मूला ऐसे बाज वक़्त ऐसे सॉल्व हो रहा होता है, और बाज वक़्त यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब इन दोनों में से कौन सी बात सही है, अब इन दोनों में से कौन सी बात करेक्ट है, हम इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम ये देखेंगे कि एंगल कहां से कहां तक बन रहा है। जहां पर एंगल का एरो होगा वो स्लोप सबसे पहले लिखा जाएगा। मतलब फ्रॉम टू दी लाइन, जो टू दी लाइन है, जो दूसरी लाइन होगी आपकी जहां पर एंगल बन रहा होगा, वो बेटा आपका क्या कहलाएगा, वो वाला एंगल पहले लिखिए, पहली बात। और अगर सवाल में मेंशन ना हो फ्रॉम टू दी लाइन की बात, इस तरह की मेंशन ना हो, तो फिर आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ा स्लोप होगा वो सबसे पहले लिखोगे। अगर m1 m2 में सबसे बड़ा जो स्लोप होगा, m1 अगर बड़ा होगा तो m1 पहले आएगा, और m2 अगर बड़ा होगा तो m2 पहले आएगा। अब बताओ इन दोनों में बड़ा स्लोप कौन सा है, 2/7 बड़ा है या 9/5 बड़ा है? 9/5, 2/7 और छोटा हो जाएगा, और 9/5 क्या बड़ा है? डेफिनेटली आपको पता है न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 9/5 m2 बड़ा है। जो बड़ा स्लोप जो होगा ना वो हम पहले लिखेंगे, यानी m2 वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। ये m2 पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमारा m2 बड़ा है, और साथ साथ यहां पर तो ये बात भी मेंशन है हमें कि फ्रॉम टू दी लाइन, सेकंड लाइन कौन सी है, सेकंड लाइन का स्लोप पहले आना चाहिए। और सेकंड लाइन, ये दोनों कौन से बता रहा हूं भाई, क्योंकि एमसीक्यूज में ना आपको घुमाया जाएगा, तो दोनों बातें ध्यान में रखनी है। अगर ये वाली लाइन मौजूद हो, ये वाली वर्डिंग मौजूद हो बेटा, तो फिर आप क्या करोगे, आप m2 को पहले रखोगे, वरना अदरवाइज आपके पास ये बात भी मेंशन होनी चाहिए कि हमारा बड़ा स्लोप कौन सा है, इससे भी ये बात प्रूव हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको समझ लीजिए। वो बारीक बारीक बातें बेटा जो ड्यूरिंग क्वेश्चन अक्सर बच्चा गलती करेगा, तो पता नहीं चलता हमारा आंसर गलत आ रहा है। ये वो बातें हैं जो कि ड्यूरिंग क्वेश्चन आपको समझा दी जाती है। ठीक है, आप बताइए भाई, हम मालूम करना चाह रहे हैं एंगल, हम मालूम करना चाह रहे हैं एंगल इनके दरमियान का। बहुत आसान काम बचा है, बस एंगल मालूम। तो एंगल मालूम करना है भाई, एंगल मालूम करने के लिए tan थीटा m2 की जगह पर क्या बताएगा बेटा, 9/5 माइनस m1 की जगह पर क्या आएगा, 2/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की जगह 9/5 और m1 की जगह 2/7। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया। नाउ अब क्या करेंगे, 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, 35 आएगा ऊपर एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 9 7 का 63 और 2 5 का 10 डिवाइडेड बाय, नीचे 5 7 का 35 होगा और 9 2 का 18 होगा। ठीक है, अब 35 का अगेन एलसीएम लेंगे यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में, 63 में से 10 निकाल दें, 53/35 इस पर आ जाए। 35 का जब तुमने एलसीएम लिया बेटा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 35 1 जा 35 प्लस 1 18 जा 18। अब बताओ
35 प्लस 18 कितने होते हैं बेटा आपके पास? 53। कितने होते हैं? 53। तो देखते जाए भाई, tan थीटा बराबर है 53 अपॉन 35 होल डिवाइडेड बाय 53 अपॉन 35। पूरा पूरा कैंसिल, क्या बचा भाई? tan थीटा 1 के बराबर। tan थीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। तो मैं यहां से क्या करूंगा, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan इनवर्स के पास गए, इनवर्स ले लिया 1 का। तो tan इनवर्स 1 किसके बराबर हो गया बेटा? जल्दी से बताइएगा। 45 डिग्री। तो बेटा जनरल एंगल कौन सा बनता हुआ नजर आ रहा है? अभी एक बच्चे ने आंसर दिया सर ऑब्ट्यूज एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है जी। पिछले क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 16 काफी हद तक सिमिलर है, सिर्फ एक बात का फर्क है, क्वेश्चन नंबर 14 में 2 पॉइंट सवाल में दिए हुए, यानी दो लाइनों के 2 पॉइंट गिवन थे क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 16 में यहां पर एक स्लोप दे दिया, मतलब पॉइंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। पॉइंट से हम क्या निकालते थे? पॉइंट से हम स्लोप निकालते। तो स्लोप तो दे दिया डायरेक्टली। कौन सा स्लोप दिया? लाइन 1 का स्लोप दे दिया -1 अपॉन। और कहा लाइन 2 का स्लोप आप निकाल दें। अगर वो एंगल नहीं देता बेटा तो लाइन 2 का स्लोप मुश्किल हो जाता, लेकिन लाइन 2 का स्लोप आसान हो गया क्योंकि एंगल दे दिया है। तो कुछ भी नहीं करना बेटा, आप मुझे एक बात बताइए, हमें m2 की वैल्यू निकालनी है, लाइन 2 की वैल्यू निकालनी है। हम यहां पर m1 जो है वो -1/3 ले रहे हैं। अब m1 छोटा हुआ या बड़ा हुआ? माइनस की वैल्यू है डेफिनेटली, और समझ में आ रहा है कि कौन सी वैल्यू बनाएगी? छोटी वैल्यू बने। तो आप फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे, tan थीटा बराबर है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। और थीटा की जगह पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 135 डिग्री। m2 हमें निकालना है, m1 की जगह क्या आ जाएगा? -1/3। यहां पर ही -1/3 इक्वेशंस की फॉर्म में से सॉल्व करेंगे और m2 की वैल्यू निकालना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ। अब बाकायदा आप देख रहे हो कि इन्होंने जो डायग्राम बनाने का कहा, और से देखिएगा, इन्होंने जो डायग्राम बनाने का कहा उसके अकॉर्डिंग लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान कितने एंगल बन रहे हैं? 135 डिग्री जी। अभी मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं भाई, ऐसी वर्बली एक डायग्राम ड्रॉ हो रही है आपके सामने जी। लाइन 1 लाइन 2, ठीक है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। इस डायग्राम को हम प्लेन पे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि पॉइंट्स नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? पॉइंट्स नहीं मालूम। लाइन 1 का स्लोप पता है, कितना है बेटा? -1/3 नेगेटिव स्लोप। जब भी मैंने लाइन 1 को क्या नाम दिया? नेगेटिव स्लोप। ठीक है, और लाइन 2 जो है बेटा वो आपको निकालना है, लेकिन इनके दरमियान का एंगल मालूम है। और एंगल कहां से कहां तक बन रहा है? फ्रॉम अ लाइन 1 टू द लाइन। तो फ्रॉम लाइन 1 से, देखो लाइन 1 से, ये लाइन 1 है, लाइन 1 से कहां बन रहा है? लाइन 2 पर। ये क्या, कितना एंगल बन रहा है? 135 डिग्री। तो ये आपका m2 हो गया और ये आपका m1 हो गया। अब आप आराम से मालूम कर सकते हैं। तो अब आप करें, लेट L1 and L2 make an angle 135 degree. Find the slope of line 2. Slope of line 2 हम निकालने वाले हैं, बस ये लिखना है। और slope of line 1 हमें गिवन है। Slope of line 1 कितना है? -1/3। थीटा कितना गिवन है? 135। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा गौर से, हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tan थीटा बराबर है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 m1। अच्छा, इसमें मैं m2 पहले क्यों रख रहा हूं? क्योंकि एंगल लाइन 1 से कहां बन रहा है? लाइन, तो इसलिए लाइन 2 वाला जो पहला स्लोप होगा वो पहले आ गया। ठीक है, tan 135 डिग्री। ठीक है, अच्छा m2 क्या है आपके पास? m2 हमें निकालना है -1/3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 -1/3। ठीक है बेटा, इतना आपने कर लिया। ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। tan 135 की वैल्यू क्या है? tan 135 की वैल्यू
tan 135 की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालिए, -1 आएगी आई थिंक सो 135। यस, tan 135 -1 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। यहां की बात करें अगर हम तो 1 - m2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। वहां पर भी एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी लेंगे। 3 का एलसीएम ले लिया 3m2 + 1, यहां पर भी 3 का एलसीएम ले लिया 3 - m2। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या -1 बराबर है 3m2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 - m2। क्या करें भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से उठेगा ये और -1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देख ले भाई, -1 से 3 - m2 मल्टीप्लाई हो गया और 3m2 + 1 आपके पास यहीं पर आ गया। तो -3 + m2 = 3m2 + 1। m2 को एक तरफ ले जाए, m2 प्लस का मान अगर माइनस हो गया 1 यहां पर आकर माइनस हो गया जी। 3m2 - m2 बताइए कितना आ गया, -4 और ये कितना आया आपके पास 2m2। m2 की वैल्यू क्या बन रही है -4 डिवाइड बाई 2, m2 कितना आया -2। ये आपके पास m2 आ गया, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन का स्लोप है जी। शाबाश, कॉपी करें।